Good morning, students. How are you? Fine, thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। यानी हम लोग जानते हैं कि लकड़ी, पेट्रोलियम, एटॉमिक भट्टियों, कोयले के जलने आदि के प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है और निरंतर बढ़ती जा रही है, जिस कारणवश पृथ्वी पर सौर विकिरण से आने वाली ऊष्मा अंतरिक्ष में वापस जाने की बजाय पृथ्वी पर ही बनी रहती है। वह वापस नहीं जाकर के पृथ्वी पर ही बनी रहती है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। वापस नहीं जाने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब रही बात की पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक वृद्धि 0.6% है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक वृद्धि कितना प्रतिशत है? 0.6% है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो सन 1950 में 1950 से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और यदि इस गैस की मात्रा इसी तरह बढ़ती रहे और दुगुनी हो जाए तो पृथ्वी के तापमान में 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। यदि इस प्रकार से दुगुनी वृद्धि होती चली गई तो पृथ्वी के तापमान में 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि पृथ्वी के तापमान की यह वृद्धि क्या मचा देगी? तो प्रलय मचा देगी। इस प्रकार से निरंतर यदि तापमान में वृद्धि होती रही तो प्रलय मचा देगी। इससे मौसम चक्र अनियमित हो जाएगा। ये जो चक्र चलेगा यह इससे मौसम चक्र अनियमित हो जाएगा और कृषि क्षेत्र की स्थिति डगमगा जाएगी। अब ध्रुव प्रदेश की बर्फ पिघलेगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही अफ्रीका में बेनी खाड़ी के निकट की तटभूमि लगातार जलमग्न होती जा रही है। आप देखेंगे कि पिछले 40 वर्षों में घाना के केटा के 10,000 निवासियों को इसी कारण विस्थापित होना पड़ा है। यानी 40 वर्षों में घाना क्षेत्र के केटा के 10,000 निवासियों को इसी कारणवश विस्थापित होना पड़ा। और ग्रैंड पोपो में एक ग्रैंड पोपो है, वहां में तट से 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोकोआ बगीचे में समुद्र में समा गए। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि अगले कुछ दशकों में समुद्र का जल स्तर 1-2 मीटर और बढ़ सकता है। अब इसके प्रभाव से मालदीव जैसे तटीय देश पूर्णतः जलमग्न हो सकते हैं। मालदीव जैसे जो क्षेत्र है वह पूर्णतः जलमग्न हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह अनुसंधान कर पता लगाया है कि इस समय ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ता जा रहा है और कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले भी पृथ्वी ग्रीन हाउस इफेक्ट में आ गई थी। 6.5 करोड़ वर्ष पहले भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में आ गई थी। पृथ्वी पर 12 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे डायनासोर नामक प्राणियों के समाप्त होने का कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या समझते हैं? तो पृथ्वी पर 12 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे डायनासोर नामक प्राणियों के समाप्त होने का कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट था। अब उस समय जो भी कार्य किया उनसे उनके प्रति जो व्यवस्थाएं हुई और पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण एक क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकरा जाना है। उसका मुख्य कारण क्या है? जो क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी का टकरा जाना। परंतु वर्तमान में पृथ्वी के ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मनुष्य जिम्मेदार है। मनुष्य ने ऊर्जा के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है। इसलिए वह है क्योंकि मनुष्य ने ही ऊर्जा के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है। साथ ही वनों के अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इस कारणवश वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। वनों का अंधाधुंध कटाई हो जाने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है।
इसे रोकने के लिए वनों का विनाश रोकना और नए वन लगाना अति आवश्यक हो गया है। अब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के किसी क्षेत्र विशेष के ताप संतुलन के लिए कई उपाय बताए हैं। इनमें एक उपाय है पृथ्वी के किसी क्षेत्र को मेघाच्छित करना। बादल लगभग 70% सौर विकिरण को परिवर्तित कर देती है और किसी क्षेत्र में बादलों की रचना करने के दिन के समय उस वातावरण में प्रवेश करने वाली ऊष्मा को घटाया जा सकता है और रात्रि के समय बादलों का विचरण करके पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊष्मा की दौर को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा उपाय यह भी है कि पृथ्वी का जो परावर्तन क्षमता है उसको बदलना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को भी एल्बिडो कहा जाता है। पृथ्वी के परावर्तन क्षमता को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्बिडो। अब यह कार्य कुछ विशेष वनस्पतियों को उगाकर किया जा सकता है, जिसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यकलापों को भी दर्शाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के जो कार्य किया है उनके लिए जो सौर विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने के भी कई उपाय खोजे गए हैं, जैसे वायुमंडल की ऊपरी परतों के एरोसोलों की बड़ी मात्रा में प्रविष्टि कराना। जो वायुमंडल है उनकी ऊपरी परतों का एरोसोलों की मात्रा में प्रविष्ट करा देना। और रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार, रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार यदि वायुमंडल में प्रतिवर्ष कुछ विशिष्ट पदार्थों को विसर्जित कर दिया जाए तो सौर ऊष्मा के आगमन को पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है। जो भी हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट से पृथ्वी को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। हमें प्राकृतिक संसाधनों का मितव्यतापूर्ण उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाना आवश्यक है। तभी हम अपनी इस सुंदर पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद एवं सुरक्षित बना पाएंगे। प्यारे बच्चों, इसे सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट को यह पाठ्य पुस्तक में केवल पढ़ने के लिए दिया गया है। इसे पढ़ेंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट को सही तरीके से सुंदर चित्र बनाकर और डायनासोर का सचित्र वर्णन कर करके आप अपने एपिसोड में भेजेंगे। इनसे मैं 5 प्रश्न दे रहा हूं, इसे आप लिख लें और सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखकर इसे आप भेज देंगे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देंगे पहला कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या समझते हैं? दूसरा दे सकते हैं पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक वृद्धि कितना प्रतिशत होता है? तीसरा दे देंगे प्यारे बच्चों पृथ्वी के तापमान की यह वृद्धि क्या मचा देगी? फोर दे देंगे प्यारे बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 दे देंगे एल्बिडो से क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, इन ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ेंगे। पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप संध्या 7 से 8 के बीच जो आप अपने ग्रुप में भेजते हैं उसमें भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।